बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरोज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। कैसे हालात? तुम कमरा नंबर 10 से राबता क्यों नहीं कराना चाहते? इसलिए कि वहाँ पुलिस वाले हैं। उस कमरे का मुसाफिर मुर्दा पाया गया है। उसकी मौत जहर से हुई है। कोयली को डिकोज़ा की मौत का यकीन नहीं आ रहा था। वो चंद लम्हों तक सोचती रह गई, ये अचानक कैसे हो गया? हमारे दुश्मन टेलीपैथी के जरिए हम में से किसी को हलाक कर सकते हैं, फिर जहर से हलाकत कैसे हुई? ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि डिकोज़ा की मौत जहर की वजह से हुई। दूसरी तरफ से मैनेजर ने कहा, मैडम, मालूम होता है कमरा नंबर 10 के मुसाफिर की मौत से तुम्हें शौक पहुंच रहा है। क्या तुम मिस कोयली ग्राहम हो जो मिस्टर डिकोज़ा के साथ हमारे होटल में आई थी और डिकोज़ा के साथ वाला कमरा लिया था? हाँ, मैं कोयली हूँ। पुलिस ऑफिसर से कहें मैं अभी आ रही हूँ। उसने रिसीवर रखकर पारस को देखा। वो उसके हुक्म के मुताबिक बेहिस्सो हरकत अपनी जगह खड़ा हुआ था। वो सोचने लगी, ये नई मुसीबत आ गई। डिकोज़ा आज रात ख्याल ख्वानी के जरिए हेलीकॉप्टर को होटल की छत पर लाने का हुक्म दे चुका था। पायलट से कहा था कि टेलीपैथी के जरिए उसे होटल के टेरेस पर आने का वक्त बताया जाएगा। अब मैं उस पायलट को वक्त कैसे बताऊंगी? मेरे पास ट्रांसमीटर है, लेकिन पायलट से राबता कायम करने की फ्रीक्वेंसी और कोड वर्ड्स मालूम नहीं। वो सोच भी नहीं सकती थी कि ख्याल ख्वानी का सहारा टूट जाएगा और राब्ते के लिए ट्रांसमीटर का मोहताज होना पड़ेगा। वो पारस के पास आई, फिर बोली, मेरी आंखों में देखो। उसने हुक्म की तामील की। उसकी आंखों में देखा। कोयली ने पूछा, तुम मौजूदा मेकअप में किस हैसियत से यहाँ हो? यहाँ कैसीनो के मालिक का भाई बनकर रहता हूँ। क्या इस सिलसिले में तुम्हारे पास ज़रूरी कागजात हैं? मेरे पास तमाम सबूत और कागजात मौजूद हैं। उन्हें अपने साथ लेकर मेरे साथ चलो। होटल में पुलिस वाले तुम्हारी मौजूदा हैसियत की तस्दीक करना चाहेंगे। मैं कहूँगी तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। वो ज़रूरी कागजात अपनी जेब में रखकर उसके साथ कैसीनो से बाहर आ गया। कोयली होटल की रेंटेड कार का दरवाज़ा खोलकर बोली, तुम ड्राइव करो, मैं अभी उलझन में हूँ। वो अगली सीट पर बैठ गई। पारस ने स्टीयरिंग सीट संभाली और कार स्टार्ट की। फिर आगे बढ़ाकर ड्राइव करते हुए पूछा, कहाँ जाना है? होटल सी व्यू। मामला क्या है? तुम परेशान क्यों हो? मेरा एक साथी कमरा नंबर 10 में था। वो मर चुका है। उसकी अचानक मौत ने मुझे उलझा कर रख दिया है। समझ में नहीं आ रहा कि उसे जहर किसने दिया है या उसने खुद जहर पीकर खुदकशी की है। पारस के तस्वर में मारिया मुस्कुरा रही थी। वो परेशान होकर सोच रहा था, क्या वो कोयली के साथी के पास कमरा नंबर 10 में गई होगी? मैं कोयली के दिमाग में था। वो मेरे तनवीमी अमल के मुताबिक किसी भी ख्याल ख्वानी करने वाले को दिमाग में महसूस कर सकती थी, सिर्फ मुझे महसूस नहीं कर सकती थी। मैं उसकी बातें सुनकर समझ गया पारस परेशान हो रहा होगा। मैंने उसके पास जाकर कहा, मारिया खैरियत से है। तुम्हारी मामा उसे आज रात यहाँ से पेरिस ले जा रही हैं। उसने कहा, पापा, मैंने कोयली का मामूल बनकर वादा किया है। अपने वालदैन को और महबूबाओं को भूल जाऊंगा, सिर्फ उसे याद रखूंगा। मैं उसके सामने नैन्सी का नाम भी नहीं ले सकता। वो बेचारी आज रात मेरा इंतज़ार करेगी, मेरे लिए तमाम रात जागती रहेगी। मैंने कहा, इसके लिए हम अफसोस तो कर सकते हैं, लेकिन उसे तुम्हारे मौजूदा हालात के मुतल्लिक कुछ नहीं बता सकते। जब डिकोज़ा उसके दिमाग में जाता था तो सुपरमास्टर ने भी उसके दिमाग में जगह बनाई होगी। फिलहाल नैन्सी को तुम्हारे हालात नहीं बताए जा सकते। पापा, जब दुश्मनों के मंसूबे के मुताबिक मेरे अगवा की इतला आपको होगी तो आप ऐसे वक्त नैन्सी को मेरे हालात बता सकेंगे। आप उसे मशवरा दे सकते हैं कि वो 2-4 दिन के बाद पेरिस जाकर रहेगी तो मुझसे किसी दिन मुलाकात हो सकती है। ठीक है, मैं उसे मशवरा दे दूंगा। वो होटल सी व्यू के कंपाउंड में पहुंच गए। कार एक जगह पार्क की, फिर होटल के अंदर काउंटर के पास आए। वहाँ एक पुलिस ऑफिसर मौजूद था। मैनेजर ने कोयली को देखकर पहचानते हुए कहा, ऑफिसर, ये हैं मिस कोयली ग्राहम। इनका क़याम कमरा नंबर 11 में है। पुलिस ऑफिसर ने पूछा, मिस ग्राहम, क्या तुम लॉरेंस डिकोज़ा के साथ न्यूयॉर्क से आई हो? कोयली ने कहा, जी हाँ, ये एक इत्तेफाक है। तैयारे में सफ़र के दौरान हमारी दोस्ती हुई थी। तुम्हारे कमरे अलग अलग हैं। क्या तुम दोनों तन्हाई में भी अलग रहते थे? जी हाँ, मेरी दोस्ती बेडरूम के बाहर ही हुई है। ये नौजवान कौन है? कोयली ने पारस का तारुफ करवाया, फिर कहा, मुझे फ़ोन पर मैनेजर ने बताया था कि डिकोज़ा की हलाकत जहर से हुई है। मैं यहाँ से दिन के 3 बजे गई थी।
क्या मेरे जाने के बाद यहाँ कोई डिकोजा से मिलने आया था या आई थी? हाँ, यहाँ के एक मुलाजिम का बयान है कि एक निहायत ही हसीन और कमसिन लड़की इस कमरे में थी। ये मालूम नहीं हो सका कि वो कौन थी, कहाँ से आई थी और कहाँ गायब हो गई है। बहरहाल हम उसे ढूंढ निकालेंगे। क्या मैं इस कमरे में जा सकती हूँ? अफसर ने कहा, मेरे साथ आओ। वैसे लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। पारस लिफ्ट के जरिए उनके साथ डिकोजा के कमरे में आया और तवज्जो से कमरे के एक एक सामान और एक एक जगह को देखने लगा। वो नहीं चाहता था कि मारिया के खिलाफ कोई सबूत या सुराग मिले। कोयली सोच रही थी, डिकोजा की मौत ने मुश्किलात पैदा कर दी हैं। पुलिस वाले उसे इस होटल से बाहर जाने की इजाज़त नहीं देंगे। वो सर पकड़कर बैठ गई, कहने लगी, ऑफिसर, डिकोजा बहुत अच्छा आदमी था। मुझे उसकी हलाकत से शौक पहुंचा है। क्या मैं खुली फजा में जा सकती हूँ? तुम अपना बयान लिख दो, दस्तखत कर दो, फिर तुम होटल से बाहर जा सकती हो, लेकिन शहर से बाहर नहीं जा सकती। मुझे उम्मीद है तुम कानून के मुताबिक हमसे ताउन करोगी। प्लीज़ अपना पासपोर्ट मेरे हवाले कर दो। वो पुलिस ऑफिसर के साथ अपने कमरे में आई। उसकी तसल्ली के लिए पासपोर्ट दे दिया। अब उसकी ज़रूरत भी नहीं रही थी, क्योंकि वो गैर कानूनी तौर पर पारस को वहाँ से ले जाने वाली थी। परेशानी इस बात की थी कि हेलीकॉप्टर और तैयारे के पायलट से किस तरह राब्ता कायम होगा। वो पारस के साथ होटल से बाहर आई। पारस ने पूछा, कहाँ जाना चाहती हो? तुम कार ड्राइव करो। मेरा ख्याल है मुझसे कोई ना कोई कहीं ना कहीं राब्ता कायम करेगा। हम शहर में यूं ही घूमते फिरते खाते पीते रहेंगे। थोड़ी देर बाद पता चला उनका ताकुब हो रहा था। कोयली ने पूछा, कौन हमारा ताकुब कर सकता है? पारस बोला, यहाँ मुझे पारस की हैसियत से कोई पहचानता नहीं है। मेरा कोई दुश्मन नहीं है। तुम्हारे जैसी हसीन औरत के साथ हूँ। हो सकता है कोई रकीब पैदा हो गया हो। वो फातिहाना अंदाज में मुस्कुराई, फिर संजीदगी से अकबनुमा आईने में देखकर बोली, वो गाड़ी अब भी हमारे पीछे लगी हुई है। तुम गाड़ी एक तरफ रोक लो। उसने एक फुटपाथ के किनारे गाड़ी रोक दी। कोयली ने उसकी तरफ झुककर हुक्म दिया, मेरी आंखों में देखो। पारस देखने लगा, यूं तासुर देने लगा जैसे उसकी आंखों में डूब रहा हो। वो बोली, तुम दुनिया से झूठ बोल सकते हो, इन आंखों से झूठ नहीं बोल सकते। सच बताओ, क्या फरहाद या कोई और तुम्हारे दिमाग में रहकर हमारा ताकुब कर रहा है? मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मेरा दिमाग बहुत हसास है। मैं यूं भी किसी को दिमाग में आने नहीं देता। फिर तुम्हारी आंखें दीवार बन गई हैं। मेरी मामा, पापा और अंकल आर्मर परेशान होंगे कि मैं उनसे राबता कायम करने से इनकार क्यों कर रहा हूँ। अब ये बात समझ में आ रही है। उन्हें चूंकि मेरे दिमाग में जगह नहीं मिल रही, लिहाजा वो किसी को अपना आला कार बनाकर हमारा ताकुब करवा रहे हैं। वो कायल होकर बोली, तुम दुरुस्त कह रहे हो। तुम्हारे पापा के आदमी हमारा ताकुब कर रहे हैं। चलो किसी ओपन एयर रेस्टोरेंट में बैठकर रात का खाना खाएंगे। पारस ने दोबारा कार स्टार्ट की। एक ओपन एयर रेस्टोरेंट के सामने आकर रुक गया। वो दोनों कार से उतरकर एक मेज़ के अतराफ आकर बैठ गए। उनके एक तरफ ज़रा फासले पर बड़ी सी शाहराह थी। सैकड़ों गाड़ियां आती जाती नजर आ रही थीं। वो ताकुब करने वाली गाड़ी वहां से गुजर गई थी। कोयली ने कहा, वो गाड़ी आगे जाकर रुकेगी, उसमें बैठने वाले इधर ज़रूर आएंगे। अच्छा है, आने दो, हम ज़रा करीब से उन्हें देख सकेंगे। उन्होंने खाने का ऑर्डर दिया। फिर खाने के दौरान आसपास नज़रें दौड़ाते रहे। कोयली ने कहा, मेरे बाएं तरफ वाली मेज़ पर अभी 2 आदमी आए हैं और मुझे बार बार देख रहे हैं। यही हो सकते हैं। तुम ऐसी ज़बरदस्त हो कि सभी बार बार तुम्हें देखते हैं। यहाँ की हर मेज़ पर बैठने वाले तुम्हें देख रहे हैं। हाँ, मेरे बाएं तरफ देखो। कोयली ने देखा। वहाँ मेज़ पर एक शख्स अफसराना अंदाज में तन कर बैठा हुआ था। वो सादा लिबास में था, लेकिन उसका भेद खुल गया। होटल का बहरा उसे देखते ही सलाम कर रहा था। मैनेजर रेस्टोरेंट के अंदर से भागता हुआ आया था और अदब से खड़ा होकर कुछ कह रहा था। कोयली ने कहा, इसका मतलब है पुलिस वाले हमारी निगरानी कर रहे हैं। आखिर डिकोजा की हलाकत का मामला है। ये लोग मेरा पासपोर्ट रखने के बावजूद मुझे बिल्कुल ही आज़ाद नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ पुलिस वाले नहीं, पापा के आला कार भी आसपास ही कहीं होंगे। वो ज़रूर मालूम करना चाहेंगे कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ और किसके साथ वक्त गुजार रहा हूँ। तुम्हारे पापा के आला कार तुम्हें मुझसे छीन ले जाने के लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर पहले पापा यकीन करना चाहेंगे कि तुम मेरी दोस्त नहीं हो, दुश्मन हो और अगवा करके कहीं ले जाना चाहती हो। क्या तुम्हारे पापा ये नहीं सोच सकते कि मैंने तुम्हारे दिमाग को लॉक कर दिया है और बेटे को बाप से दूर ले जा रही हूँ?
मेरे पापा ये भी सोच सकते हैं कि मैं किसी हसीना के साथ मोहब्बत कर रहा हूँ, इसीलिए दिमाग के दरवाजे बंद कर रहा हूँ। वो ऐसा कब तक सोचते रहेंगे? मेरे पापा ने बड़ी रंगीन जवानी गुजारी है, इतना तो समझते ही होंगे कि आज रात को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वो कल सुबह मेरे पास आ सकते हैं। अभी तुमने कहा था उनके आलाए कार हमारे आसपास होंगे। मैंने गलत नहीं कहा था। वो दूसरे ज़राए से मालूम करना चाहेंगे कि मैं जिस लड़की के साथ वक्त गुजार रहा हूँ वो कैसी है। कहीं दुश्मनों की आलाए कार तो नहीं है? वो मुझे आज़ादी दे सकते हैं, दुश्मनों को आज़ाद नहीं छोड़ सकते। कोयली ने हाथ के इशारे से उसे खामोश रहने के लिए कहा। सुपरमास्टर उसकी सोच में कोड वर्ड्स अदा करने के बाद कह रहा था, मुझे डिकोजा का दिमाग नहीं मिल रहा है। क्या मैं समझूं कि वो इस दुनिया में नहीं रहा? वो बोली, यस मास्टर, उसकी मौत जहर से हुई है। मुझे समझने की फुर्सत नहीं है कि ये कैसे हो गया, और ना ही मैं अपने मुतालिक ज़्यादा तफसील में जाकर वक्त ज़ाया करना चाहती हूँ। मैं 3 घंटे से पारस को साथ लेकर घूम रही हूँ। हेलीकॉप्टर के पायलट से राब्ता करने का कोई जरिया नहीं है। हम दोनों को फ़ौरन यहाँ से निकालो। डिकोजा की हलाकत के बाद पुलिस वालों ने मेरा पासपोर्ट रख लिया है। इसके बावजूद मेरी निगरानी हो रही है। तुम जहाँ कहो हेलीकॉप्टर वहाँ पहुँच जाएगा। चूँकि पुलिस वाले निगरानी कर रहे हैं, लिहाजा खुले मैदान में हेलीकॉप्टर को उतारना दानिशमंदी ना होगी। हम पर चारों तरफ से फायरिंग हो सकती है। इसके लिए उसी होटल की छत मुनासिब है। क्या होटल में पुलिस वाले नहीं होंगे? बेशक हैं, लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता कि उसकी छत पर एक हेलीकॉप्टर आने वाला है। तुम मेरे दिमाग में आते जाते रहो। मैं पारस के साथ होटल में पहुंचकर चाय पीऊंगी। तुम पायलट को परवाज करने के लिए कहो। जब वो होटल के करीब आए तो मुझे बता देना। मैं एहतियातन वहाँ के एक मुसल्ला अफसर से बात करूंगी ताकि तुम वक्त ज़रूरत उसे आलाए कार बना सको। तमाम मामला तय करने के बाद उसने खाने का बिल अदा किया, फिर पारस के साथ कार में आकर बैठ गई। थोड़ी दूर जाने के बाद पता चला फिर एक गाड़ी उनके ताकुब में है। पारस ने पूछा, अकबनुमा आईने में देख रही हो? परवाह ना करो, हम होटल वापस जा रहे हैं। पुलिस वाले मुतमईन रहेंगे। होटल पहुंचकर पारस ने होटल के कंपाउंड में कार रोकी। कोयली ने उसके साथ चलते हुए कहा, हम थोड़ी देर बार में बैठेंगे। तुम जानती हो मेरे ख़ानदान में कोई शराब नहीं पीता। अपने ख़ानदान को भूल जाओ। आज से तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। वो बातें करते हुए बार में आए और एक मेज़ के अतराफ बैठ गए। कोयली ने 2 लार्ज पैग का ऑर्डर दिया। पारस ने कहा, तुम अपना हर हुक्म मनवा लो, मगर पीने पर मजबूर ना करो। वो मेज़ पर झुककर बोली, मेरी आंखों में देखो। पारस ने देखा, फिर वही तासुर देने लगा जैसे उन आंखों में डूब रहा हो और आसपास की दुनिया को भूल चुका हो। वो हाकमाना अंदाज में बोली, तुम पियोगे और अपने बाप की तौबा तोड़ोगे। ये आंखें तुम्हें हुक्म दे रही हैं। वेटर ने 2 लार्ज पैग लाकर उनके सामने रख दिए। कोयली ने अपना जाम उठाकर उसे मुस्कुराते हुए देखा। उसने भी झिझकते हुए जाम उठाकर कहा, तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, देखो पी रहा हूं। कोयली ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं आजमाना चाहती थी, तुम अपने मज़हब और ख़ानदानी रिवायात के ख़िलाफ़ मेरे हुक्म की तामील करते हो या नहीं। अब मुझे किसी शक व शुबे के बगैर यकीन हो गया है कि तुम पूरी तरह मेरी आंखों से सहरज़दा हो चुके हो। वो उसके हाथ से जाम लेकर बोली, मैं तुम्हें पिलाऊंगी, खूब पिलाऊंगी, मगर अभी तुम्हें होशो हवास में रखना ज़रूरी है। तुमने कभी पी नहीं, इसलिए एक ही पैग में तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओगे और ये मैं नहीं चाहती। उसने पारस के जाम को मुंह लगाकर एक ही सांस में उसे खाली किया। उसी वक्त सुपरमास्टर ने राबिता कायम किया और कहा, मैं मालूम करना चाहता था तुम होटल पहुंच गई हो या नहीं। मैं उसी होटल में हूं। जब कहोगे पारस के साथ छत पर पहुंच जाऊंगी। अच्छी बात है, मैं पायलट को रवाना कर रहा हूं, अभी तुम्हारे पास आऊंगा। वो चला गया। कोयली ने मेज़ पर झुककर आहिस्तगी से कहा, तैयार रहो, अभी हम लिफ्ट में जाएंगे। वो दूसरा जाम होठों से लगाकर एक एक घूंट पीने लगी। वेटर को बुलाकर बिल अदा किया गया। पारस ने एक अनाड़ी की तरह हैरानी से पूछा, तुमने 2 लार्ज पैग पी लिए, तुम्हें नशा नहीं हो रहा है? वो हंसते हुए बोली, मुझे सिर्फ कामयाबी का नशा होता है। जब मैं तुम्हें सुपरमास्टर के पास पहुंचाने में कामयाब हो जाऊंगी तो मदहोश होकर तुम्हारे बाजुओं में गुम हो जाऊंगी। क्या तुम्हें यकीन है कि सुपरमास्टर तुम्हें मुझसे मिलने की इजाज़त दे देगा? क्यों नहीं, मैं उसके लिए ख़तरात से खेलती हूँ, बड़े बड़े कारनामे अंजाम देती हूँ। अगर मैं तुम्हें इनाम के तौर पर मांगूंगी तो वो फरहाद की चालबाजियों के खौफ से मेरा मुतालबा पूरा नहीं करेगा, लेकिन रोज़ाना तुमसे 2-4 घंटे मिलने की इजाज़त तो ज़रूर देगा। वो ज़रा चुप हुई, खला में तकती रही।
फिर आखिरी घूंट पीकर खाली जाम मेज पर रखते हुए बोली, कम ऑन हरी अप, हम लिफ्ट में जाएंगे। वो उठकर खड़ी हो गई। पारस उसके साथ बार से निकलकर रिसेप्शन हॉल में आया। काउंटर के करीब से गुजरते वक्त एक पुलिस ऑफिसर ने उन्हें रोक लिया। फिर पूछा, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? मैनेजर ने जल्दी से कहा, ऑफिसर यही मिस कोयली ग्राहम हैं। ऑफिसर ने कहा, ओ आई सी, मिस ग्राहम, मैं मर्डर के सिलसिले में चंद सवालात करना चाहता हूँ, क्यों ना हम बार में चलकर बैठें? वो जबरन मुस्कुराकर बोली, मैं कानून के मुहावजों से हर मुमकिन ताउन करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने कमरे में ज़रूरी काम से जा रही हूँ। वापस आकर तुम्हारे सवालात के जवाब दूंगी। तुम कमरे में जा रही हो तो कोई बात नहीं, मैं भी चलता हूँ, हम वहीं बैठकर बातें कर सकते हैं। कोयली ज़रा परेशान सी हो गई। सुपरमास्टर उसे हेलीकॉप्टर के आने की इतला देकर कहीं ज़रूरी काम से चला गया था। अगर वो दिमाग में होता तो पुलिस ऑफिसर को ट्रैप कर लेता। पारस ने उसकी परेशानी को भांपते हुए कहा, ऑफिसर कुछ तो मौके की नज़ाकत को समझो, मैं कोयली का बॉयफ्रेंड हूँ, हम ज़रा तन्हा जाना चाहते हैं। ऑफिसर ने कहा, ताज्जुब है, मिस कोयली ग्राहम के साथ वाले कमरे में मर्डर हुआ है और तुम दोनों। कोयली ने बात काट कर कहा, वो मरने वाला मेरा कोई रिश्तेदार या दोस्त थोड़ी था। किसी कानून के मुहाफिज को हमारी ज़ाती ज़िंदगी में रुकावट डालने का हक नहीं है। वो नागवारी से बोला, मैं कानून को तुमसे ज़्यादा समझता हूँ, तुम दोनों मेरे साथ बार में चलोगे या कमरे में? वो लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगी। अफसर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, कब्र तक पीछा नहीं छोड़ता। वो बोली, फिर तो तुम कब्र तक साथ जाने वाले वफादार शौहर बन सकते हो। वो लिफ्ट के दरवाजे पर आए। पारस ने एक बटन दबाया। कोयली अजनबी लोगों से नज़रें झुकाकर बातें करती थी या फिर स्याह गॉगल्स में आंखें छुपाए रखती थी। वो नज़रें उठाकर बोली, ऑफिसर मेरी आंखों के मुताल्लिक क्या ख्याल है? पुलिस ऑफिसर ने उसकी आंखों में देखा तो फिर देखता ही रह गया। उसने नज़रें हटाने की कोशिश की। वो बोली, मर्द होकर आंखें चुराना चाहते हो? देखते रहो, मेरी आंखों में देखते रहो। लिफ्ट का दरवाज़ा खुल गया। पारस अंदर गया। वो बोली, इसी तरह मेरी आंखों में देखते हुए लिफ्ट के अंदर चलो। वो सहरज़दा सा होकर उसके हुक्म की तामील कर रहा था, जिस तरह कोई लंगड़ा बेसाखी का सहारा लेकर चलता है। वो उन शैतानी आंखों के सहारे आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अंदर आ गया। वो बोली, पारस टेरेस का बटन दबाओ। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो चुका था। पारस ने छत पर जाने के लिए बटन दबाया। लिफ्ट अपनी मखसूस रफ्तार से ऊपर जाने लगी। कोयली हाकमाना लहजे में बोल रही थी, ऑफिसर जवाब दो, क्या छत पर मुसल्ला सिपाही मौजूद हैं? उसने जवाब दिया, छत पर किसी की ड्यूटी नहीं है। मैं हुक्म देती हूँ, अगर कोई छत पर मुझे और मेरे साथी को रोकना चाहे तो तुम उसे मदाखलत से बाज रखोगे, जो बाज ना आए उसे गोली मार दोगे। वो एक ताबेदार की तरह उसकी बातें दोहराने लगा। लिफ्ट रुक गई। दरवाज़ा खुल गया। वो छत पर पहुंच गए थे। पारस ने लिफ्ट से निकलकर देखा, एक हेलीकॉप्टर परवाज करता हुआ आ रहा था। जैसे जैसे वो करीब आ रहा था, हवाएं तेज तर होती जा रही थीं। छत के एक हिस्से से किसी ने चीख कर पूछा, यह हेलीकॉप्टर यहाँ क्यों उतर रहा है? यह गैर कानूनी लैंडिंग है। कोयली ने अफसर को अभी तक अपनी आंखों का असीर बना रखा था। उसने कहा, यहाँ कोई गैर कानूनी लैंडिंग की बात कर रहा है, उसे मुतमईन करो। अगर वो मुतमईन ना हो तो उसे गोली मार दो। जाओ, नजरें हटा लो। वो नजरें हटाकर इधर उधर देखने लगा। एक तरफ जरा फासले पर एक और अफसर दो सिपाहियों के साथ शराब की बोतल पकड़े खड़ा था। सिपाही को बोतल देकर होल्स्टर से रिवॉल्वर निकाल रहा था। कोयली के मामूल अफसर ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, अभी मुझे वायरलेस से इतला मिली है कि इस नौजवान जोड़े को हेलीकॉप्टर में जाने दिया जाए। ये एक सरकारी खुफिया मामला है। हेलीकॉप्टर छत के बिल्कुल करीब आ गया था। वहां से एक रस्सी की सीढ़ी लटकाई गई थी। कोयली ने पारस से कहा, फौरन ऊपर जाओ। उसने सीढ़ी के निचले हिस्से को थाम लिया। अफसर ने निशाना लेते हुए कहा, खबरदार, मुझे वायरलेस से ऐसी कोई इतला नहीं मिली है। इस हेलीकॉप्टर को यहाँ उतरने दो, मैं मुतमईन होने के बाद जाने दूंगा। कोयली ने अपने मामूल अफसर को घूर कर देखा। उसने होल्स्टर से रिवॉल्वर निकालकर फर्ज को निभाने वाले अफसर को गोली मार दी। पारस तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ हेलीकॉप्टर के अंदर पहुंच गया। कोयली भी सीढ़ी पर पांव रख चुकी थी। गोली खाने वाले अफसर के साथ जो सिपाही था, उनमें से एक ने मामूल अफसर पर गोली चलाई। उसका हाथ जख्मी हुआ। रिवॉल्वर छूटकर दूर चला गया। कोयली ऊपर पहुंचने ही वाली थी। सिपाही ने उसकी तरफ फायरिंग की।
हेलीकॉप्टर दूसरी तरफ घूम गया। वो बाल बाल बची। दूसरी बार हेलीकॉप्टर से फायरिंग हुई। सिपाहियों की चीखें सुनाई दी। हेलीकॉप्टर बुलंद हो चुका था। कोयली ने नजरें उठाकर देखा। पारस के हाथ में स्टेन गन थी। उसका रुख कोयली की तरफ था। वो एकदम सकते में रह गई। दरवाजा उसके एक हाथ के फासले पर रह गया था, जहां पारस मौत बनकर मौजूद था। नीचे सैकड़ों फुट की पस्ती थी। परवाज और बुलंद होती जा रही थी। हेलीकॉप्टर एक तरफ तेजी से जा रहा था। वो जिंदगी में पहली बार इस बुरी तरह फंसी थी। दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, मौत ही मौत थी। बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। पारस ने हंसते हुए कहा, मेरी जान, किस सोच में पड़ गई हो? हाथ बढ़ाओ। उसने नीचे की तरफ झुककर हाथ बढ़ाया। कोयली की जान में जान आई, क्योंकि स्टेन गन चलाने वाला हाथ उसे सहारा दे रहा था। उसने हाथ बढ़ाया। पारस ने थाम लिया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि पारस के हाथ फौलाद हैं। उसमें ऐसी फौलादी कुव्वत भी थी कि वो उसे नन्ही सी बच्ची की तरह ऊपर खींचकर हेलीकॉप्टर के अंदर ले आया था। सीढ़ी अंदर करने के बाद दरवाजा बंद कर दिया गया। वो गहरी गहरी सांस लेते हुए बोली, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैं समझी मुझे निशाना बनाना चाहते हो। फिर अकल आई, तुमने स्टेन गन से सिपाहियों को निशाना बनाया था। मैं ये नहीं भूलूंगी कि तुमने मेरी जान बचाई है। फिर वो चौंक कर बोली, ये स्टेन गन कहाँ से आ गई? तुम्हारे पायलट ने दी है। सुपर मास्टर ने माकूल इंतजाम किया है। कोयली ने नागवारी से मुंह बनाया। फिर पायलट से पूछा, क्या हमारा मास्टर तुमसे राबिता कायम कर रहा है? जी नहीं, मास्टर ने कहा था तुम्हारे पास जल्द आ रहा है। वो गुस्से से बोली, मास्टर मेरे पास नहीं है। उसने ऐसे वक्त राबिता ख़त्म कर दिया जब उसकी ख्याल ख्वानी की सख्त ज़रूरत थी। फिर वो कुछ सोचकर पायलट के करीब झुककर बोली, क्या हम किसी के जाल में तो नहीं फंस रहे हैं? कोयली, मैं ऐसा नहीं समझता। कोई 20 मिनट पहले वो मेरे दिमाग में था। मुझसे कह रहा था कि तुम पारस को लेकर छत पर आ रही हो। वो सिर्फ 20 मिनट से गैर हाजिर है। ऐसे खतरात से खेलते वक्त 1 सेकंड की भी गफलत तमाम मंसूबों पर पानी फेर सकती है और हमारी जान ले सकती है। गुस्सा थूक दो। सुपर मास्टर के साथ कोई मजबूरी होगी। पारस को यहाँ से ले जाने का मामला सबसे ज़्यादा अहम है। वो इस अहम मामले से यकीनन किसी मजबूरी की बिना पर गाफिल हो गया है। मैं किसी पर गुस्सा नहीं दिखा रही हूँ, बल्कि इस बात पर झुंझला रही हूँ कि इतनी मेहनत के बाद नाकाम होने वाली हूँ। मेरी छठी हिस्स कह रही है खिलाफ तवक्को कुछ होने वाला है। पारस ने उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अगर कुछ होने वाला है तो क्या तुम उसे रोक सकोगी? चुपचाप बैठकर सुकून से सोचो, हम कहाँ जा रहे हैं और जहाँ जा रहे हैं वहाँ तुम्हारे कितने काबिल एतमाद आदमी होंगे। मौजूदा मिशन में तमाम आदमी काबिल एतमाद हैं। तुम्हारे इस पायलट के अलावा कितने आदमी होंगे? हम जिस तैयारे में जाएंगे उसका एक पायलट, को पायलट, एक एयर होस्टेस और 2 बॉडीगार्ड्स होंगे। क्या सब के सब योगा के माहिर हैं? हो सकते हैं। यानी तुम्हें यकीन नहीं? उनमें से किसी की भी खोपड़ी किसी ख्याल ख्वानी करने वाले का मस्कन बन सकती है। इस तरह तुम्हारी बात गलत हो गई कि तमाम लोग काबिल एतमाद हैं। ये तुम क्या बहस ले बैठे हो? मैं सुपर मास्टर के लिए परेशान हूँ। क्या सुपर मास्टर योगा का माहिर है? वो झुंझलाकर बोली, यू शट अप। घूम फिर कर वही योगा वाली बात करते हो। मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, खामोश रहो, एक लफ्ज़ भी ना बोलो। पारस खामोश हो गया। उसे अपनी तौहीन का एहसास होना चाहिए था। एक औरत उसे डांट रही थी, खामोश रहने का हुक्म दे रही थी, मगर वो बड़े सब्र तहम्मुल से बर्दाश्त कर रहा था। यही बर्दाश्त और ताबेदारी कोयली को खुशफहमी में मुब्तला कर रही थी कि वो पूरी तरह उसका मामूल या गुलाम बन चुका है। आधे घंटे की परवाज के बाद हेलीकॉप्टर एक वसी मैदानी इलाके में उतरने लगा। रात की तारीकी में मैदान दूर तक नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ सिग्नल देने वाली रोशनियां दिखाई दे रही थीं। हेलीकॉप्टर के जमीन पर पहुंचते ही 2 मुसल्लह शख्स दौड़ते हुए करीब आए। कोयली और पारस ने दरवाज़ा खोलकर नीचे छलांग लगाई। कुछ फासले पर एक तैयारा दिखाई दे रहा था। एक मुसल्लह शख्स ने कहा, जल्दी चलो, वायरलेस पर इतला मिली है कि इसराइली हेलीकॉप्टर तुम दोनों की तलाश में निकल पड़े हैं। वो दोनों उन मुसल्लह जवानों के साथ दौड़ते हुए तैयारे के पास आए, फिर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अंदर पहुँचे। बड़ी फुर्ती से सीढ़ी को तह करके अंदर किया गया। दरवाजे को लॉक किया गया। पायलट ने सबको सीट बेल्ट बांधने के लिए कहा। फिर तैयारा हरकत में आ गया। पारस ने खिड़की से देखा। दूर तारीकी में कई सुर्ख बत्तियां परवाज करती हुई नजर आ रही थीं। साफ जाहिर था इसराइली हेलीकॉप्टर चले आ रहे थे।
तैयारा किसी कच्चे रास्ते पर तेजी से दौड़ता हुआ फजा में बुलंद हो चुका था। आने वाले हेलीकॉप्टर उसकी बुलंदी और तेजी को छू भी नहीं सकते थे। उन हेलीकॉप्टरों से शोले लपकते हुए दिखाई दे रहे थे, यानी वो उस हेलीकॉप्टर की जानिब फायरिंग कर रहे थे जिसे पारस और कोयली छोड़ आए थे, गोया खसिया कर खंबा नोच रहे थे। उन्होंने साहिल के किसी करीबी इलाके से परवाज की थी, क्योंकि 15 मिनट के बाद ही पायलट ने स्पीकर के जरिए बताया कि उन्होंने इसराइल का साहिली और समुद्री इलाका उबूर कर लिया है। उनका तैयारा मिस्र के शुमाली समुद्री इलाके से गुजरता हुआ लिबिया की समत जाने लगा। पारस ने सीट बेल्ट खोलकर अपनी सीट को आरामदेह बना लिया। फिर कोयली को देखा, वो परेशानी की हालत में सीधी बैठी हुई थी। एयर होस्टेस ने आकर मुस्कुराते हुए पूछा, आप लोग क्या पीना पसंद करेंगे? वो बोली, ब्लैक डॉग वाइन विद आइस। वो चली गई। कोयली ने पारस को देखकर कहा, समझ में नहीं आता सुपर मास्टर कहाँ गुम हो गया है। उसकी गफलत मुझे खतरे का एहसास दिला रही है। पारस ने उसे कनखियों से देखा मगर जवाब नहीं दिया। वो बोली, मुझे यकीन है मास्टर किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो गया है। अगर ऐसा है तो हम भी किसी मुसीबत में गिरफ्तार होने वाले हैं। एयर होस्टेस एक ट्रॉली में शराब की बोतल, 2 खाली जाम और बर्फ ले आई। दोनों के लिए 2 पैग बनाए, फिर चली गई। कोयली ने एक जाम पारस की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अब हम अपनों में हैं। अगर एक पैग में तुम्हारी खोपड़ी उल्टेगी तो कोई भी तुम्हें संभाल लेगा। पारस ने जाम लिया। वो अपना जाम मुंह से लगाकर एक घूंट पीने के बाद बोली, हो सकता है सुपरमास्टर किसी मुसीबत में ना हो, शायद अचानक बीमार पड़ गया हो और बीमारी के बायस ख्याल ख्वानी के काबिल ना रहा हो। तुम्हारा क्या ख्याल है? पारस ने फिर जवाब नहीं दिया, पहले की तरह खामोश रहा। वो घूर कर बोली, मैं इतनी देर से बोल रही हूं और तुम खामोश हो। क्या मैं पागल की बच्ची हूं? तुम बोलते क्यों नहीं हो? वो बोला, तुमने हेलीकॉप्टर में खामोश रहने का हुक्म दिया था। मैं तुम्हारे हुक्म के खिलाफ कैसे बोल सकता हूं? ओह सॉरी, मैं भूल गई थी। अब हुक्म देती हूं, बोलो। वो अपने जाम को देखते हुए बोला, अगर मैंने इसे पी लिया तो तुम दोहरी परेशानियों में मुब्तला हो जाओगी। क्या मतलब? अभी सुपरमास्टर की तरफ से एक परेशानी ख़त्म नहीं हुई और तुम मेरी मदहोशी को अपने लिए दूसरी परेशानी का सबब बनाना चाहती हो। वो सोच में पड़ गई। पारस ने कहा, फिक्र और परेशानी हो तो शराब से गम गलत करो। अगर किसी मुसीबत की आमद का अंदेशा है तो जाम रख दो और पूरे होशो हवास में रहो। कोयली ने उसके हाथ से जाम लेकर कहा, तुम ठीक कहते हो, हमें होश में रहना चाहिए। उसने सर घुमाकर पीछे देखा। दोनों मुसल्ला गार्ड्स उठकर अदब से खड़े हो गए। वो एक को करीब बुलाकर बोली, तुम कितनी देर तक सांस रोक सकते हो? वो बोला, मिस ग्राहम, मैंने कभी हिसाब नहीं किया। तुम दोनों घड़ी देखकर सांस रोको और मुझे हिसाब बताओ। वो वापस अपने साथी के पास चला गया। होस्टेस ने आकर तीसरा पैक बनाया। फिर पारस के लिए भी एक और तैयार करना चाहती थी। कोयली ने कहा, और ज़रूरत नहीं है, ये बताओ तुम कितनी देर तक सांस रोक सकती हो? वो मुस्कुराकर बोली, मैं ब्लैक बेल्टर हूँ, 3 मिनट से कुछ ज़्यादा सांस रोक लेती हूँ। दैट्स गुड, सुपरमास्टर ने सोच समझकर तुम्हारा इंतखाब किया है। एक गार्ड ने आकर कहा, मिस ग्राहम, हम दोनों गार्ड्स 1-1.5 मिनट तक सांस रोक सकते हैं। सुपरमास्टर ने तुम लोगों का इंतखाब क्यों किया है? मैं इंजीनियर हूँ, मेरा साथी डॉक्टर है। हम फौज में रह चुके हैं। हम जंगलों, पहाड़ों और सहराओं में जंग लड़ने के तरीके जानते हैं। अंधेरे में आवाज़ पर सही निशाना लगा सकते हैं। कभी आजमाइश का वक्त आएगा तो हम अपनी भरपूर सलाहियतों का मुजाहिरा करेंगे। दुआ करो ऐसा वक्त ना आए और हम खैरियत से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। वो अपनी जगह से उठकर तेजी से चलती हुई पायलट कैबिन में गई। को पायलट ने उसे देखकर सलाम किया। वो बोली, क्या सुपरमास्टर ने राबिता कायम किया है? जी हाँ। वो शदीद हैरानी से बोली, क्या तुम सच कह रहे हो? पायलट ने कहा, मिस ग्राहम, हम तुम्हारे ओहदे और शख्सियत को जानते हैं, तुमसे झूठ बोलने की जुर्रत नहीं कर सकते। मास्टर ने कब राबिता कायम किया था? अभी 15 मिनट पहले उन्होंने खैरियत मालूम की। जब उन्हें इत्मीनान हो गया कि हम किसी रुकावट के बगैर आराम से सफ़र कर रहे हैं तो वो चले गए। वो गुस्से से मुट्ठियां भींच कर बोली, मैं मानती हूँ तुम झूठ नहीं बोलोगे, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा है। ये कैसे हो सकता है? मैं इस टीम की लीडर हूँ, वो मुझसे राबिता ना करे और सिर्फ तुमसे बातें करके चला जाए। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? वो अपनी तौहीन महसूस कर रही थी। वो पार्टी लीडर थी। यह हैसियत ऐसे वक्त ख़त्म हो रही थी जब वो पारस को अगवा करके उसे सुपर मास्टर तक पहुंचाने का कारनामा अंजाम दे रही थी।
वो झुंझलाहट और बेचैनी से एक जगह बैठ नहीं सकती थी। छोटे से कैबिन में कभी इधर आकर दीवार को घूरती थी, कभी उधर जाकर दीवार को घूंसा मारती थी। को पायलट ने कहा, सुपरमास्टर कुछ सोच समझकर तुमसे राबिता कायम नहीं कर रहा है। वो गुर्रा कर बोली, वो क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है? मेरा दिमाग हसास है। कोई टेलीपैथी जानने वाला दुश्मन मेरी इजाजत के बगैर दिमाग में नहीं आ सकता। मजीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बने और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।